वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ MGT 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 17 में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनसे शुरुआत करते हैं हम। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेंशियल टूल है, ज़रूरी होते हैं ये कम्युनिकेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है और ये फाइनेंशियल हेल्थ जो है इनकी कंपनीज़ की शेयर की जाती है स्टेक होल्डर्स के साथ। और इन स्टेक होल्डर्स में क्या कौन कौन शामिल होते हैं? इन्वेस्टर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए और मैनेजमेंट भी हो गई। अब ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर समरी, कंपनी की परफॉर्मेंस भी और पोजीशन भी वक्त के साथ कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी गई और उसकी पोजीशन क्या है एक ख़ास पीरियड में। और प्राइमरी जो कंपोनेंट है उसमें शामिल है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसके अलावा दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव अनदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दूसरे जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जो होते हैं। और अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी इसमें आ जाता है और इसके अलावा कैश फ्लो का स्टेटमेंट आया था और नोट्स वगैरह। अब नॉर्मली तौर पे यही स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। ये इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले जो स्टेटमेंट है नॉर्मली तौर पे नहीं बनाए जाते। और हर स्टेटमेंट सर्व करता है एक डिस्टिंक्ट पर्पस के तौर पर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है यानी कि बैलेंस शीट शो करता है एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। और हमें जो इनकम स्टेटमेंट होता है उससे हमें प्रॉफिट या लॉस वगैरह पता चलता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें लिक्विडिटी का पता चलता है और ये पता चलता है कि कितना कैश फ्लो के बारे में। एक फर्म जो है वो प्रॉफिट में तो हो सकती है लेकिन हो सकता है उसका कैश फ्लो अच्छा ना हो, पेमेंट वगैरह अगर फंसी हुई है। अंडरस्टैंड करना इन स्टेटमेंट्स को इंश्योर करता है कंप्लायंस IFRS के साथ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग का। और मदद मिलती है डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि एवेल्यूएट करना प्रॉफिटेबिलिटी या फिर सॉल्वेंसी। और ये हेल्प भी करते हैं कंपेयर करने में परफॉर्मेंस बहुत से पीरियड्स और इंडस्ट्रीज़ में, और इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट आता है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब इसकी बात करते हैं जो कि बैलेंस शीट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कॉमनली तौर पर बैलेंस शीट के तौर पर जाना जाता है। एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग का एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर कि कंपनी कहाँ कहाँ खड़ी हुई है, फाइनेंशियली तौर पे, माली तौर पे कहाँ खड़ी है। और ये जो इसमें तीन मेन हिस्से हैं और ये तीन मेन हिस्से भी कुछ इस तरीके से कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। और एसेट दो हिस्सों में आपको डिवाइड दिखाई देगी है कि एसेट एक तरफ दिखाई देगा और लाइबिलिटी और इक्विटी आपको अक्सर एक ही जगह दिखाई देंगे, क्योंकि एसेट बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़ के। और एसेट्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है करंट और नॉन करंट एसेट के अंदर। करंट एसेट में वो आइटम्स शामिल होते हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में विद इन 12 मंथ, जैसे कि इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट। और नॉन करंट एसेट्स जो कि एक साल से ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी। लाइबिलिटी में कुछ इसी तरीके से कि करंट लाइबिलिटी होती है, जैसे कि ऐसी ऑब्लिगेशन जो कि विद इन ईयर में पे करना होता है, जैसे कि ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लॉन्स। जबकि नॉन करंट में लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई, ये आ जाती हैं। इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी जो रिफ्लेक्ट करती है रेजिडुअल इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ जब डिटेक्ट हो जाती है। एसेट्स में से हम लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर इक्विटी। ये भी एक फार्मूला जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉस एंड OCI की हम बात करते हैं। हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है समराइज़ करता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ताकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हासिल किया जा सके। और की कंपोनेंट अगर हम देखें इसमें सेल्स रेवेन्यू और दूसरी इनकम आ जाती है। जबकि एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, फाइनेंशियल चार्जेस और इनकम टैक्स है। और एग्जांपल ले तो जैसे एक रिटेल कंपनी ने $1 लाख की सेल की और 60,000 जो है वो एक्सपेंस है। नतीजा क्या आया? $40,000 प्रॉफिट आया। और दूसरे अगर हम बात करें जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है उसमें अनरियलाइज गेन होते हैं, लॉसेस होते हैं, जैसे कि रिवेलेशन ऑफ एसेट या फिर फॉरेन करेंसी एडजस्टमेंट, जो कि पार्ट नहीं होता रेगुलर ऑपरेशन का। और ये जो आइटम्स होते हैं इनको हो सकता है ना भी हो सके रिक्लासीफाई किया जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में।
नाउ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की हम बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिकंसाइल करता है ओपनिंग और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इक्विटी का, और ये डिटेल देता है जो मूवमेंट आती है प्रॉफिट या लॉस से, ओसीआई आइटम्स, और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑनर्स के साथ जैसे कि डिविडेंड या फिर शेयर इशुएंस हो गया। और एग्जांपल अगर हम ले तो एक कंपनी जो कि स्टार्ट होती है, ईयर की शुरुआत होती है, यानी कि एक कंपनी की 200,000 डॉलर यानी कि 2 लाख से एक्चुअली इक्विटी है उसकी, और वो अर्न करती है प्रॉफिट $40,000 और पे करती है 10,000 डिविडेंड। तो जो क्लोजिंग इक्विटी होगी वो होगी इसकी 2,30,000 की, जो इसकी क्लोजिंग इक्विटी होगी, क्योंकि उसका स्टार्टिंग जो था वो था 2 लाख, प्रॉफिट मिला उसको 40,000, तो ये 2,40,000 हो गया, लेकिन डिविडेंड पे कर दिया उसने 10,000 के, तो वो 10,000 माइनस हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है ये रिफ्लेक्ट भी करता है एडजस्टमेंट, जैसे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व्स या फिर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस। और ये स्टेटमेंट ज़रूरी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ओनरशिप इंटरेस्ट। इन्वेस्टर और एनालिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ताकि एवेल्यूएट करें, एग्जामिन करें डिविडेंड पॉलिसीज़ जो होती हैं, इसके अलावा री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ और जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सो प्रेजेंट करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है इक्विटी चेंजेस का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी असल में कॉम्प्लीमेंट करता है दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इंश्योर करता है कि स्टेक होल्डर्स का एक कंप्लीट उनकी पास पिक्चर हो कैपिटल डायनामिक्स की। नाउ द प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन इस हिसाब से भी कुछ बात करते हैं। तो अप्लाई किया जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल सिनेरियो में, और ये क्रूशल होता है मास्टर करने के लिए। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ट्रायल बैलेंस सर्व करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है प्रिपेयर करने के लिए फाइनल अकाउंट्स, और एक ट्रायल बैलेंस होता है दिया जाता है सेल्स के साथ परचेजेस, एक्सपेंसेस, कैपिटल और एडजस्टमेंट जैसे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और टैक्स प्रोविजन। तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही जो है वो स्टेटमेंट्स जो है बनाए जाते हैं। और अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री $2,35,000 है और टैक्स प्रोविज़न जो है वो $62,000 है। ये फिगर्स जो होंगी एडजस्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स और लाइबिलिटीज़, और जो प्रोसेस है उसमें शामिल होता है क्लासीफाई करना आइटम्स को करेक्टली, अप्लाई करते हुए एक्रूअल प्रिंसिपल और इंश्योर करते हुए कंप्लाइंस IAS 1 की जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।